अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ फ्लूइड थेरेपी। ठीक है, फ्लूइड थेरेपी क्या होती है, पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि फ्लूइड थेरेपी से हमारी मुराद क्या होती है। जब भी हम पेशेंट को ड्रिप लगाते हैं तो ठीक है, मेडिसिन के बगैर वाली जो ड्रिप उसे लगाते हैं, नॉर्मल सलाइन की ड्रिप, ठीक है, डेक्सट्रोज की या रिंगर सोल्यूशन की ड्रिप जो हम लगाते हैं पेशेंट को, तो हमें कैसे पता चलता है कि हमने इसे कितनी ड्रिप लगानी है पेशेंट को, ठीक है, कितनी स्पीड में लगानी है, कितनी ज़्यादा अमाउंट में होनी चाहिए, ठीक है, कि सब कुछ हमें किस तरह पता चलता है। सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो 2/3 है, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो 1/3 है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आगे 2 है, वेस्कुलर कंपार्टमेंट है वो 1/3 है, और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो 2/3 है। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई 100% सोल्यूशन दिया है किसी भी चीज़ का, एग्जांपल देने के लिए आपको समझा रही हूँ, तो उसमें से 2/3 जाएगा ICF में, ठीक है, 1/3 जाएगा ECF में, और इस 1/3 में से भी आगे 1/3 जाएगा वेस्कुलर कंपार्टमेंट में, और 2/3 जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। ठीक है, इस तरह डिवीजन हो रही होती है फ्लूइड की। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हम जब कोई भी फ्लूइड देते हैं तो वो या तो जाएगा ICF में या जाएगा ECF में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई हैमरेज का पेशेंट आता है तो हमने उसे ऐसे फ्लूइड्स देने हैं जो उसके वैस्कुलर कंपार्टमेंट को रिप्लेनिश करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस है तो हमने उसे फ्लूइड्स नहीं देने जो पूरी बॉडी में फैल जाए। मीन्स हमने उसे ऐसे फ्लूइड नहीं दे रहे हैं हैमरेज के पेशेंट को जो पूरी बॉडी में फैल जाएं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर सेलुलर डैमेज है, ठीक है, किसी पेशेंट का अगर सेलुलर डैमेज है तो हमने उसे ऐसे फ्लूइड देने जो तेज़ी से पूरे सेल्स के अंदर फैल जाएं। ठीक है, तो हमने इस लिहाज से फ्लूइड की सिलेक्शन करनी होती है कि हमें कहाँ पे फ्लूइड की ज़रूरत है, तो उस लिहाज से हम फ्लूइड देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड। 2 टाइप के फ्लूइड होते हैं, एक है क्रिस्टलॉइड्स और दूसरे हैं कोलॉइड्स। ठीक है, क्रिस्टलॉइड्स वो हैं कि ये पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं, ठीक है, और कोलॉइड्स पूरी बॉडी के अंदर नहीं फैलते क्योंकि हम इनके अंदर हाई मॉलिक्यूल या प्रोटीन ऐड करते हैं। इन दोनों को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलॉइड्स की। क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं, ये किसी भी सोल्ट के साथ वाटर को मिक्स करके बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये तमाम कंपार्टमेंट में इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन ये डिपेंड इस चीज़ पे कर रहे होते हैं कि हमने कौन सा सोल्ट यूज़ किया है। ठीक है, सोल्ट की भी टाइप्स होती हैं ना। अच्छा, अब हम डिफरेंट टाइप्स की बात कर लेते हैं क्रिस्टलॉइड्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं सेलाइन की। सेलाइन के अंदर क्या होता है, नॉर्मल सेलाइन के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, सोडियम जो है ना ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का आयन है। ठीक है, और ये ICF के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाता, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर नहीं जाता। ठीक है, तमाम जो नॉर्मल सेलाइन है ना वो सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जाते हैं। अगर हमने 0.9% NaCl दिया है तो वो वैस्कुलर कंपार्टमेंट और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाता है। 1/3 इसमें चला जाएगा और 2/3 इसमें चला जाएगा। ठीक है, और अगर ICF में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, अगर हम फुल सेलाइन देते हैं तो 0.9% देते हैं, और हाफ सेलाइन देते हैं तो 0.45% देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेक्सट्रोज की। डेक्सट्रोज क्या होता है, ग्लूकोज इन वाटर। ठीक है, ये भी पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अगर क्या है हमने 1000 ml दिया है डेक्सट्रोज का सोल्यूशन, ठीक है, तो ये ICF में भी जाएगा और ECF में भी जाएगा। ठीक है, 2/3 ICF में जाएगा और ECF में 1/3 चला जाएगा। ठीक है, और जितना इसका पार्ट में जाना चाहिए उतना ही जाएगा, दोनों पार्ट में जितना जाना चाहिए इक्वली डिवाइड होता है ना। हमने भी बात की कि पूरी बॉडी में इससे डिस्ट्रीब्यूट होना है। ठीक है, और हम इसको 5 to 10% के लिहाज से दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल्ट प्लस डेक्सट्रोज की। ये क्या होता है, इसमें मिक्सचर आता है डेक्सट्रोज प्लस हाफ सेलाइन का और डेक्सट्रोज प्लस फुल सेलाइन का। हाफ सेलाइन और फुल सेलाइन मैंने आपको बताया, फुल सेलाइन 0.9% है और हाफ सेलाइन 0.45% है। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर रिंगर्स लैक्टेट। रिंगर्स लैक्टेट का ये वो सोल्यूशन है जो एग्जैक्टली बॉडी की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है, सोडियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, लैक्टेट है। ठीक है, ये वो बॉडी की कंपोजिशन के लिहाज से है। ठीक है, आइसोटोनिक टू बॉडी फ्लूइड कंपोजिशन। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हार्टमैन्स।
हॉटमैन सोल्यूशन भी जो है ना ये भी बॉडी की कंपोजिशन के आइसोटोनिक बॉडी की कंपोजिशन के लिहाज से ही होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोलॉइड्स की। कोलॉइड्स वो हैं जो एक जगह पे नहीं रहते, बॉडी में स्प्रेड कर जाते हैं पूरी बॉडी में, ठीक है। कोलॉइड्स वो होते हैं जिनमें कोई हैवी मॉलिक्यूल डाला जाता है, कोई ना कोई प्रोटीन मैटर, ठीक है, उनके अंदर प्रेजेंट होता है। हैवी मॉलिक्यूल या प्रोटीन जब पानी के साथ मिक्स होता है तो फिर ये सोल्यूशन को कहीं और जाने नहीं देता। हैवी मॉलिक्यूल या प्रोटीन वाटर के साथ मिक्स हुआ तो फिर ये इसको कहीं और जाने नहीं देगा। अगर इनको वेसल्स के अंदर दिया गया है तो ये वेसल में ही रहेंगे, ठीक है। एल्बुमिन दिया जाता है, ठीक है, ब्लड प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा दिया जाता है, तो इसमें हैवी मॉलिक्यूल्स डाल दिए जाते हैं इन सब के अंदर, ठीक है। और इनको वेसल्स में डाला जाता है तो ये वेसल्स में ही रहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर नहीं जाते। कोलॉइड्स आपने सिर्फ तब देने हैं जब पेशेंट की सीवियर वॉल्यूम डिप्लीशन है और आपने वेस्कुलर कंपार्टमेंट के प्रेशर को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। वेस्कुलर कंपार्टमेंट में अगर आप कोलॉइड ज़्यादा दे देते हो तो एकदम से क्या होता है कि इंट्रावेस्कुलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा और इसकी वजह से पेशेंट को पल्मोनरी एडीमा हो सकता है या कंजस्टिव हार्ट फेलर हो सकता है, क्योंकि एकदम वेसल्स पे लोड बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट पे भी लोड बढ़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशंस ऑफ इसके अंदर हीमासिन आ जाता है, जेलाटिन वगैरह है, ठीक है, एल्बुमिन है, ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा वगैरह, ये सब कोलॉइड्स के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लूइड थेरेपी। 3 प्रिंसिपल हैं इसके अंदर। सबसे पहले रिससिटेशन, फिर है मेंटेनेंस थेरेपी, फिर है रिप्लेसमेंट थेरेपी। सबसे पहले बात करते हैं रिससिटेशन की। कोई ट्रोमा हुआ है, ठीक है, या कोई सर्जरी हुई है तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया पेशेंट का, ठीक है, ये एक्सीडेंट है तो फ़ौरन से हमने उसको क्या करना है 500 ml NaCl का बोलस इन्फ्यूज़ कर देना, ठीक है। बाकी चीज़ें बाद में देख के दी जाती हैं, ठीक है, लेकिन फ़ौरन से जब उसका फ्लूइड लॉस हुआ तो हमने ये फ़ौरन से दे देना है, बाकी चीज़ें बाद में मेजर करके देख के देनी है, ठीक है। अगर तो पेशेंट का ब्लड लॉस 30% से ज़्यादा है, ठीक है, 30% से उसका ब्लड लॉस जो है वो ज़्यादा है तो फिर हमने क्या करना है कि उसके ब्लड से उसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और अगर 30% से कम है, लेस दैन 30% है तो ब्लड लॉस उसका, तो फिर हमने क्या करना है कि उसको ब्लड लगाना है और ये मोस्टली हेमरेज वगैरह के केस में लगाया जाता है, उसमें 30% से कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेनेंस थेरेपी के अंदर इन सब चीज़ों को कितना कितना मेंटेन रखना है। वाटर को मेंटेन रखना है 35 to 40 ml पर kg पर डे। सोडियम को मेंटेन रखना है 1 to 2 मिलीमोल्स पर kg पर डे। पोटेशियम को मेंटेन रखना है 0.5 से 1 मिलीमोल्स पर kg पर डे। कैल्शियम को मेंटेन रखना है 5 मिलीमोल्स पर kg पर डे और मैग्नीशियम को मेंटेन रखना है 1 मिलीमोल्स पर kg पर डे। ये सारी वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ याद करनी है, इंपॉर्टेंट है मेंटेनेंस थेरेपी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी में हमने क्या करा, रिप्लेस अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फ्लूइड लॉस, ठीक है। जिस टाइप का फ्लूइड लॉस हुआ है उसी टाइप का हमने उसका रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को हो रही है वॉमिटिंग तो फिर उसमें हम क्या देंगे, NaCl देंगे, ठीक है, साथ में हम NaCl वगैरह जो है ना उसे दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह जिस चीज़ का लॉस हो रहा है पेशेंट के अंदर उसके अकॉर्डिंग उसको हमने फ्लूइड थेरेपी देनी है।